लेकिन यह है कि उसके बावजूद जो मैंने आपसे कही कि कोशिश ये हो रही है कि इस वक्त गज़ा, फ़लस्तीन, ये सीरिया की जो स्टेबिलिटी है वहाँ पर एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा कि जी क्या जो लेबनान की नई गवर्नमेंट है वो हिजबुल्लाह को डिसार्म करेगी और हिजबुल्लाह के डिसार्म हो जाएगी। क्योंकि ज़हन में रखें कि जब इसराइल का जब भी अटैक हुआ है तो लेबनान की फ़ौज कभी डिफेंड नहीं कर पाई, हिजबुल्लाह ने डिफेंड किया लेबनान को। तो क्या हिजबुल्लाह डिसार्म करने होने पे कामयाब हो जाएगी? अमेरिका का प्रेशर है, लेबनान की जो क़यादत है वो नहीं चाहती है, लेकिन प्रेशर आ रहा है चारों तरफ से, तो वो उससे लेबनान कैसे निकलता है आगे। ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जैसे सूरत हाल हमास के साथ है। हमास कह रहे हैं कि भाई हम डिसार्म अभी हो जाएं और ये आप चढ़ाई कर दें यहाँ से। मतलब यहाँ तो कोई किसी की बात पे दबाव नहीं है ना। तो जब मुकम्मल तौर पे इसराइल का निकला हो जाएगा, आप चाहें तो उसको 24 घंटे में करवा लें, चाहे तो 48 घंटे में, मुकम्मल इसराइल की फ़ौज का इनखला हो जाएगा और यहाँ पर सिक्योरिटी का एक बंदोबस्त हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो हम यहाँ से डिसार्म होने का सोचेंगे। हमास वाले, वो इसराइल वाले इस बात पे अटके हुए हैं कि नहीं जी पहले ये सारे के सारे डिसार्म हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, भाग जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। ये जो कंडीशन है ये नहीं रखी अमेरिका ने माइनस हमास नहीं किया। उन्होंने कहा एक पॉलिटिकल सेटअप ऐसा बनेगा जिसमें हमास भी हिस्सा उसका हो सकती है, हमास के और फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी हो सकती है, जिसमें लोग राज़ी हो जाएं सारे। तो स्टीव विटकॉफ का यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके जो मैंने आपसे बात की थी कि जैसे ही मुआहदा साइन होता है तो उस मुआहदे का हिस्सा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ से एक स्टेटमेंट इशू करेंगे कि मैं परमानेंट सीज़ फायर हो गया है। परमानेंट सीज़ फायर जो है एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, जो कि परमानेंट सीज़ फायर का मतलब है कि एक तरह से जंगबंदी, मुस्तकिल जंगबंदी हो गई, ये तो आर्जी जंगबंदी हो गई है। आर्जी जंगबंदी से हट के परमानेंट सीज़ फायर का मतलब है कि फिर आप 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और उसमें साथ ही फैसला होगा कि सेटलमेंट्स को क्या करना है आपने, जो बहुत ज़्यादा मगरबी किनारे पे सेटलमेंट है, बहुत एक लंबा इशू है। लेकिन पहले तो यहाँ तक तो बात आई ना सारी कि अब एक सीज़ फायर के ऊपर, अब वो कह रहे हैं 10 लोग छोड़ेंगे, वो कह रहे हैं 10 के बदले इतने कैदी छोड़ेंगे। हमास वाले हर चीज़ पे तैयार हो गए, वो कह रहे हैं सारे के सारे यरगमाली अभी छोड़ दो, सारे जो कैदी हैं अभी छोड़ दो, और सारे जो इसराइल की फ़ौज एक साथ यहाँ से निकल के चली जाए बाहर, और बाकी जो मुआहदे में वो अब 24 घंटे में कर ले। ये अब स्टीव विटकॉफ के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, खासतौर पे अमीर कतर का रशिया जाना इस वक्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात रखें कि चाइना बहुत इस वक्त टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है और इधर उधर, लेकिन चाइना ही वो मुल्क था जिसने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान सुलह करवाई थी। एक बात। दूसरी बात, ज़ेलेंस्की उस दिन को इस वक्त रो रहे होंगे बैठ के कि जब चाइना बीच में मीडिएट करने आ गया था, क्योंकि चाइना अपना प्लान लेकर आया था जंग के शुरू होने के कुछ अरसे के बाद ही। रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होने के कुछ अरसे बाद सऊदी अरेबिया का भी प्लान था, इसमें टर्की का भी प्लान था, इसमें और मुल्क भी, यूएई का भी प्लान था, लेकिन एक प्लान चाइना लेकर आया था। और चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात ज़ेलेंस्की के साथ भी थे और चाइना के ताल्लुकात रशिया के साथ भी थे। लेकिन चूंकि मगरब का प्रेशर इतना था तो चाइना ने बाकायदा एक मंदूब अपॉइंट किया था, जो यूक्रेन के हवाले से वो एक फार्मूला चाइना ने भेजा था। तो ज़ेलेंस्की साहब तो उस वक्त आसमानों पे चढ़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि क्या चाइना की बात माननी है। बाद में वो कभी सऊदी अरेबिया पहुंचे, कभी अफ्रीकन यूनियन, कभी इधर, सबने अमन का एक पैगाम दिया था। आखिर में जाके उनको जो है वो अमेरिका के हाथों ही जलील होना पड़ रहा है। और उसमें ज़ेलेंस्की को बाहर रख के ये बात हो रही है कि भाई ये जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन कह चुके हैं कि ये आदमी तो इलीगल है, और वो भी कह चुके हैं कि ये डिक्टेटर है, ट्रंप भी। तो कल को हम मुआहदा करें, ये हो ना कोई दूसरा हो तो इसको हटाओ, कोई सेटअप दूसरा लाओ, तो ये सारी बातें सारी चल रही हैं। लेकिन असल बात यह है कि मैक्रो को इत्मीनान नहीं लिया जा रहा है। और गज़ा के हवाले से अमीर कतर जो हैं, और ईरान के हवाले से भी, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा गज़ा के हवाले से, क्योंकि ईरान के हवाले से तो ईरान खुद अपनी बात कर रहा है वहाँ पे मॉस्को में, लेकिन गज़ा के हवाले से और मशरिक़ वस्ता के हवाले से जो मुलाकात है प्रेसिडेंट पुतिन की और अमीर कतर की जो कल हो रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अचानक हो रही है इस वक्त, और ये होनी है उससे पहले पहले जब तक ये दूसरा दौर शुरू हो जाए स्टीव विटकॉफ का ओमान के अंदर। और इटालियंस के ऊपर मेरे ख्याल से ना ईरान ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ना ही अमेरिकन चाहते हैं कि वो यूरोप को इतनी अहमियत दें। हालांकि इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा रही हैं अमेरिका मिलने के लिए ट्रंप से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोम को देने को तैयार नहीं है इस वक्त कि वहाँ पे मुज़ाकरात करवाएंगे और ये सारे। तो बात सारी ये है कि ये जो कमिंग डेज़ हैं, इन दिनों में ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने जा रहे हैं। अब कल तक 245% टैरिफ का मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो अभी तक इसमें एक गिरदाव का शिकार है।
और चाइना आगे से किस तरह से रिटेलिएट करता है, चाइना क्या क्रिटिकल मिनरल्स बंद करता है, तो फिर उसके बाद ये जो है ये तो एक और ये आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये एक मैं उनका आर्टिकल देख रहा था, उन्होंने कहा कि शायद यही अच्छा बोइंग के शेयर गिर गए। देखिए ना, बोइंग जो है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ही कह रहा है कि बोइंग शेयर गिर गए क्योंकि चाइना ने ये 37 स्लाइड अगर दिखाएं, कल मैंने बात की थी कि बोइंग के शेयर गिर गए, लेकिन अब बोइंग जो तैयारे हैं वो बोइंग तैयारे तो चाइना बहुत बड़ी तादाद में लेता है, लेकिन ये बोइंग के तैयारे जो गिरे हैं तो उसके नतीजे में फ़ायदा किसको हुआ है? एयरबस, फ्रांस, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन अगर के शेयर गिरते हैं तो फ़ायदा जो एयरबस को होता है। तो ये अब और जाहिर है कि यूरोप के, तो ये अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे मामला है कि 245% के ऊपर जो है क्या वो 245% पे चाइना किस तरह रिटेलिएट करता है, कहाँ तक रिटेलिएट करता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो उनका ये भी ख्याल है कि शायद ये अंडरग्राउंड नेटवर्क, ये पहले लिखता रहे, वहाँ पे इल्ज़ाम लगता रहा है कि अंडरग्राउंड नेटवर्क्स के ज़रिए जो है ये वहाँ से स्मगल होती हैं ये जो चिप्स हैं और फिर उसके बाद पहुँच जाती हैं वहाँ पे और वहाँ से फिर आगे जाती हैं और वगैरह, यानी उसके नतीजे में डीप सीक बनाया है। नहीं जी, डीप सीक हमारे बगैर बन नहीं सकता, ये हर सूरत में इधर ही है, इधर ही से स्मगल होकर गई हैं सारी। तो ये जो, और मैंने आपसे बात की थी ना, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ओडेसा को चाइना, ओडेसा को रशिया ले जाएगा। ओडेसा की जो एक नक्शा अगर हम दिखा सकें ना, ओडेसा एक थोड़ा सा बस हिस्सा रह गया जो साहिल के साथ मिलता है, जो उनकी जो बंदरगाह है ना जो यूक्रेन की, बाकी सारा जो इलाका है उस पर तो कब्ज़ा हो गया है रशिया का, लेकिन एक थोड़ा सा इलाका रह गया है जो ओडेसा की बंदरगाह है, तो वो ओडेसा की बंदरगाह जो है अभी तक यूक्रेन के पास है। तो ओडेसा की बंदरगाह को ये ले जाएंगे अपने हाथ से। ये अगर आप यहाँ पे देखें ना, ओडेसा का एक थोड़ा सा छोटा सा इलाका रह गया ओडेसा, तो ये इंडिपेंडेंट जैसे कोट करूँ इंडिपेंडेंट को कि ओडेसा को इन्होंने टारगेट किया हुआ है। 20 स्लाइड, ओडेसा बिल्डिंग रिड्यूस रबल। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली उनकी पूरी कोशिश है कि ओडेसा को ले जाएं, ताकि ओडेसा को ले जाने के बाद जो है वो ये होगा कि जी और कोई ऐसी जगह बचेगी नहीं कि जो एक लैंडलॉक सा मुल्क बन जाए। शायद देखते हैं, अभी तो ये चल रहा है ना मामला, अभी तो ये सीज़ फायर नहीं हो पाई। सीज़ फायर अगर हो जाती तो हम कह सकते थे कि भाई सीज़ फायर हो गई है और मामला जो है ये किसी बेहतरी की तरफ जा रहा है, कि सीज़ फायर नहीं हुई तो ये जंग जारी है। और ये जंग जो है अब ये मज़ीद कशीदा तर होती जा रही है। 245% टैरिफ्स के बाद, 245% टैरिफ्स के ऊपर चाइना किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। और ये उस वक्त जब वियतनाम से वो कुआलालंपुर पहुँचे हैं तो दरमियान में ये अनाउंसमेंट हो गई है। तो चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? जाहिर है कि चाइना बड़े तरीके से, बड़े आराम से, मैंने कहा था 15% उनका सिर्फ उनकी ट्रेड जो है वो अमेरिका के साथ है, बाकी वो बाकी दुनिया को 85% अपनी मसनूआत बेचते हैं। तो सोयाबीन वगैरह बंद हो जाएगी। वो सोयाबीन के बगैर भी देखना ही है, सिर्फ देखना ये है कि ये जो किस्सा है, और इसमें एनवीडिया जो है इस वक्त उसका इम्पॉर्टेंट तरीन रोल हो गया है, क्योंकि एनवीडिया जो है वो या TSMC या उनके पास वो क्वालिटीज़ हैं कि वो एनवीडिया वाले उनसे लेते थे, उनसे ख़रीदते थे सारा जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और फिर उसे ख़रीद के वो रिफ़ाइन करते थे। रिफ़ाइन करने के बाद वो सारा काम अपना आगे चलाते थे और फिर वो चाइना को भी देते थे।